स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चाइना के साथ कितना भी हाथ मिलाने की कोशिश करो, चाइना कुछ न कुछ ऐसा करता जरूर है जिससे भारत की परेशानियां बढ़ जाए। अब चाइना ने क्या किया है? चाइना जो है भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एकदम पास आकर के अपना एक नया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक नया कॉरिडोर बना रहा है जो हमारा जाएगा अक्साई चिन रीजन से, जो कि भारत का है और वहां पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। इससे क्या क्या फर्क पड़ सकता है हम ये समझेंगे इस वीडियो में। और अभी जो बात चल रही है, भारत एक अल्टरनेटिव के तरीके से देख रहा था चाइना के साथ हाथ मिलाने को, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं चाइना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। एक तरफ जब यूएसए ने अपनी रणनीति दिखाई भारत को टैरिफ की लैंग्वेज में, पेनल्टी की लैंग्वेज में, इंडिया ने कहा हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। और इंडिया ने यह भी बात आगे बढ़ाने की कोशिश की है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि एक पुरानी बात थी, RCEP, उसमें भी इंडिया ज्वाइन करने की बात कर रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम यूएसए के साथ अगर टैरिफ की वजह से डील नहीं हो सकती है कोई बात नहीं, हम RCEP ज्वाइन कर सकते हैं। इस सबके बीच में चाइना ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उस प्रोजेक्ट से इंडिया के लिए क्या क्या मुसीबत हो सकती है, एक इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जिस तरीके से हम बनाते हैं, डिफेंस डॉक्ट्रिन हम बनाते हैं, उसी तरीके से अब हमें अपने नदर्न स्टेट्स जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वहां पर अब हमें हिमालयन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, हम इसको समझते हैं। आप देखोगे ये मैप है हमारा भारत का, यहां पर इस तरफ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहां पर है सक्शगम वैली, जो सक्शगम वैली का रीजन जो है, जो पाकिस्तान ने इल्लीगली चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। ओके, एरिया एक्सीडेड टू चाइना इल्लीगली बाय पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात तो हमने कई बार की है, आज हम डिटेल में समझते हैं। यह है वो अक्साई चिन ऑक्यूपाइड बाय चाइना, जो कि भारत का एरिया है, भारत का लैंड है, भारत की टेरिटरी है। यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एकदम पास अगर आप देखोगे तो यहां पर से लेकर के लहासा तक चाइना जो है, होतान से लेकर के लहासा तक एक नया कॉरिडोर बना रहा है। उस कॉरिडोर में क्या होगा? रेलवे लाइन का कॉरिडोर है। वो रेलवे लाइन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ रहे हो, जब हिमालय की पहाड़ियों में से जाना है इसको। तो इतना मुश्किल प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट उसके लिए कॉमर्शियली बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कॉमर्स, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो बात करते हैं, बिल्कुल भी कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसका केवल एक मकसद है, एक मतलब है, अपनी चाइना के मिलिट्री को यहां पर अलग अलग स्टेशंस पे बिछाते जाना, जिसकी वजह से भारत के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके बॉर्डर स्टेट्स पे। जो गालवान और चुशुल में यहां पर हल्की हल्की लड़ाइयां हुई थी, उस लड़ाई में एक प्रेशर क्रिएट कर सके अपने सैनिकों को भेज करके चाइना, उसका यही मतलब है। यहां पर अब वो डेवलपमेंट क्रिएट करना चाहता है। एक मुद्दा तो हुआ इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या चीजें हो सकती है। दूसरा है ये जो प्रोविंस है चाइना का, अभी हम इसको भी समझेंगे। ये प्रोविंस जो है चाइना का, ये बहुत कनेक्टेड नहीं है मेन चाइना लैंड से। चाइना जो है वो ईस्ट की तरफ ज्यादा डेवलप्ड है, इस तरफ उतना डेवलप्ड नहीं है। तो अपना कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाना चाहता है, और वो जबरदस्ती यहां से पास करा के लेके जा रहा है। ये जो रेलवे लाइन है, ये होतान इज इन जिंगजियांग और शिगास्ते तिब्बत, अभी हम मैप पे भी देखेंगे, इसको कनेक्ट करेगी। होतान एंड शिगास्ते, बेसिकली लहासा, शिगास्ते से होते हुए लहासा तक जाएंगे। कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली, सबसे ज्यादा कॉस्टली अब तक का प्रोजेक्ट रेलवे लाइन का ग्लोबली मैं बताऊं। इसके पहले जो मैक्सिमम, जो हाईएस्ट कॉस्ट वाला प्रोजेक्ट था, वो था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रशियन टेरिटरी है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के मॉस्को तक, क्योंकि उसको अपनी यूरोपियन कनेक्टिविटी बनानी थी रशिया को। ये उससे भी ज्यादा कॉस्टली है, डबल एक्स पे है। इसका प्राइस जो है 200 मिलियन युआन पर ईयर, हर साल खर्च करेगा। 2025 में उसने लॉन्च किया है और 2035 तक इसको कंप्लीट करेगा। 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग इसके 400 बिलियन युआन, अगर मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो 4.6 लाख करोड़ रुपीस लगेंगे।
6.5 लाख करोड़ रुपए वो एक कॉरिडोर में खर्च करने जा रहे हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन से होकर के जाएगा। वहां पे आपके ग्लेशियर्स भी होंगे, परमाफ्रॉस्ट होगा, फ्रेजाइल हिमालय का इकोसिस्टम होगा, जहां पे लोग ज्यादा जाना प्रीफर भी नहीं करेंगे एक्सेप्ट मिलिट्री डिफेंस आउटरीच के लिए। तो टाइमलाइन आप देख रहे हैं 2035, 10 साल चलने वाला है ये प्रोजेक्ट, और चाइना इसको कंप्लीट करना चाहता है जल्दी जल्दी। और ट्रेन की स्पीड होगी लगभग 120 से 160 किलोमीटर पर आवर इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में भी, ताकि ट्रुप मूवमेंट्स बहुत इजी हो सके, मिलिट्री की मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो सके, कैपेबल ऑफ रैपिड ट्रूप एंड इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट इस रीजन में। तो इंडिया की मुश्किल डेफिनेटली बढ़ रही है। इंडिया इसको सही तरीके से तो नहीं ले रहा है कि चाइना ने ऐसा क्यों किया और इस प्रोजेक्ट को क्यों अनाउंस किया। अभी इस रीजन में अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखोगे तो इस पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता बनेगा, तो वहां पे हमें क्या बनाने पड़ेंगे, टनल्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे टनल्स बनाने पड़ेंगे। जो कुनलुन माउंटेन है, कुनलुन रेंज है, वहां से होकर जाएगा, कराकोरम रेंज से होकर जाएगा, तो टनल्स की जरूरत पड़ेगी। और जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे से इसको निकलना पड़ेगा तो हमें ब्रिजेस की जरूरत पड़ेगी। 62% कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रिजेस और टनल्स द्वारा ही करी जाएंगी। इतने डिफिकल्ट टेरेन में कोई भी कॉमर्शियल वायबिलिटी के लिए नहीं प्रोजेक्ट बना रहा है। ये प्रोजेक्ट बना किस लिए रहा है, ताकि अपने मिलिट्री बेसिस को स्टैब्लिश कर सके और चाइना को कनेक्ट कर सके। नॉर्थ वेस्ट चाइना, जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है, यानी कि जिंगजियांग प्रोविंस को कनेक्ट कर सके यहां से लहासा शिगास्ते से, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी साउथ वेस्ट चाइना से। ये किसको कनेक्ट करेगा, नॉर्थ वेस्ट चाइना को कनेक्ट करेगा साउथ वेस्ट चाइना से। अब आप देखोगे जिंगजियांग प्रोविंस, ये जो तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन है, जो तिब्बत का एरिया है, इसके ठीक ऊपर आता है। यहां पर उइघुर मुस्लिम्स थे, ठीक है। उइघुर मुस्लिम्स, उनके साथ बड़ा गलत किया चाइना ने। चाइना ने क्या क्या गलतियां की वो भी समझने वाली बात है। वहां पर जाकर के हान डायनेस्टी, वहां का डेमोग्राफिक प्रिंसिपल चेंज कर दिया इन्होंने। अब होतान से जब ये रास्ता आ रहा है तो आप देखोगे अक्साई चिन होते हुए आ रहा है, और ना सिर्फ यहीं से होते हुए आ रहा है, तिब्बत एक बफर स्टेट था भारत के लिए। बफर स्टेट मतलब यहां पर चाइना है, बीच में तिब्बत है, और अगर कल को कोई इशू होगा, कोई मुद्दा होगा, तो कुछ जगहों पर होने की चांसेस थी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाला एरिया। अब वो पूरे एरिया में तिब्बत के साथ साथ अपने 35 अलग अलग मिलिट्री स्टेशंस बनाने जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, इसने ऑलरेडी अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। यहां पे है ये मेन लैंड चाइना, जो कि वेल कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां पे कॉरिडोर्स हैं, हम बात भी करेंगे इन कॉरिडोर्स की। ये जो एरिया था चाइना का, ठीक है, जिंगजियांग प्रोविंस, ये एरिया कनेक्टेड नहीं था। इस एरिया को ले आने के लिए होतान से शिगास्ते से होते हुए लहासा तक वो ले आ रहे हैं। अलग अलग माउंटेन रेंजेस है। जब यहां पर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो अब आप डायरेक्ट यहां से यहां तक आ सकते हैं। क्या जरूरत पड़ी रेलवे लाइन की, सवाल यह भी है। क्यों रेलवे लाइन? रेलवे लाइन को चाइना जो है अब एक नई मिलिट्री आर्टिलरी की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि तिब्बत जो है बहुत हाई प्लेटू है, बहुत हाइट है उसकी, तिब्बत की। और उस हाइट की वजह से अगर आपको एरोप्लेन यूज करनी है कनेक्टिविटी के लिए, तो बहुत बहुत कम चांसेस है कि एरोप्लेन सक्सेसफुली लैंड कर पाएगी। सो यहां पे जनरली आप देखोगे जो फ्लाईवेज हैं वो तिब्बत को बाईपास करके जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाई लैंड। एयर का प्रेशर नहीं बन पाता है, हवा का वो दबाव नहीं मिल पाता है यहां पर, जिसकी वजह से इस तिब्बत के मेन लैंड को कनेक्ट करने के लिए हम एरोप्लेन्स का यूज तो नहीं कर सकते हैं। तो चाइना जो है वो अपनी रेलवेज का यूज कर रहा है, और ये बड़ी बड़ी पुरानी ट्रिक है। ग्लोबली हमने देखा है कि रेलवे लाइन का एक एक्सप्लॉयटेटिव कंट्री या इंपीरियल कंट्री जो कॉलोनाइज करना चाहता है, उसका प्रयोग उसने रिसोर्स निकालने के लिए किया, वहां पर कब्जा करने के लिए किया, वहां पर अपनी मिलिट्री भेजने के लिए किया। तो वही चीज यहां पे चाइना भी करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं? जिंगजियांग तिब्बत रेलवे कंपनी इस प्रोजेक्ट को करेगी, $13.2 बिलियन में कंप्लीट करेगी इस प्रोजेक्ट को, और मिलिट्री मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इससे। मिलिट्री मोबिलिटी बढ़ने की वजह से अक्साई चिन रीजन जो है ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, वहां पे छोटे मोटे स्कर्मिशेस हमारे चलते रहते थे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहते थे। अब वहां पर और इसका दबाव देखने को मिलेगा, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमारी होम मिनिस्ट्री ने एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चलाया है सारे नॉर्थ स्टेट्स के लिए। जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर भारत भी अपने गांवों को डेवलप करेगा, वहां पे सिविल पर्पसेस के लिए।
यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ये मिलिट्री लेकर के आ रहे हैं, सिविल डेवलपमेंट की जगह ये मिलिट्री डायरेक्टली लेकर के पहुंच रहे हैं, जो कि ये गलत काम है चाइना द्वारा। बाय इंडिया डायरेक्ट एक्सेस टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख और अरुणाचल फ्रंट, ये दोनों फ्रंट ओपन हो जाएगा। लहासा आप मैप पे देख सकते हो कहां पर है, देखिए लहासा यहां अरुणाचल प्रदेश के पास है, और यहां पे जिंगजियांग प्रोविंस जो कि लद्दाख के पास है। तो लद्दाख और अरुणाचल ये दोनों फ्रंट पे उनका प्रेजेंस आ जाएगा। तो टू फ्रंट वॉर बाय वन कंट्री, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी इनटू द फ्यूचर। इंफ्रास्ट्रक्चर कह तो रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डुअल पर्पसेस हैं। सिविलियन यूज की बात कह के ये मिलिट्री बाय इमरजेंसी पर्पस यूज करना चाहते हैं। अब आप समझ के देखो, सोच के देखो, एक बार जरूर विजुअलाइज करो। जो गालवान में 2020 में, गालवान में, चुशुल में, चाहे डोकलाम में जो मुद्दे हुए थे, अगर वहां पर मिलिट्री प्रेजेंस बहुत हैवी हो जाए ऐसी डिफिकल्ट टेरेन में, तो क्या होगा? अगर वहां पर बहुत क्विकली मोबिलाइज कर दे तो क्या होगा? तो ये रेलवे लाइन नहीं है, ये एक नया ब्लूप्रिंट है चाइना द्वारा, बैटल ब्लूप्रिंट, जिस बैटल ब्लूप्रिंट को वो अंडर द गार्ब ऑफ सिविलियन पर्पसेस बिछाया जा रहा है। जिंगजियांग केस अगर आप देखेंगे तो 1953 का सेंसस जो हुआ था वहां पर जिंगजियांग में, वहां पर बहुत सारे उइघुर मुस्लिम्स थे, 75% पॉपुलेशन थी उइघुर मुस्लिम्स की। आज अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उइघुर जो है केवल 42%, जो उइघुर है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई 45%, और हान की पॉपुलेशन, हान डायनेस्टी बेसिकली चाइनीज डायनेस्टी है, तो हान 6% से बढ़कर ये हो गई है 42%। यानी कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, वहां पे चाइना के जो नेटिव लोग हैं, चाइना के जो अपने लोग हैं, वो वहां के लोकल नेटिव लोगों की पॉपुलेशन को कम कर दे रहे हैं। चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रहा है। ये चीज अब वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में भी करेगा। तिब्बत में हमने क्या देखा है कि तिब्बत में भी चाइनीज पॉपुलेशन नहीं है। तिब्बत एक अच्छे बफर जोन की तरह काम करता है हमारे लिए। वहां पर उइघुर मुस्लिम्स थे। पाकिस्तान आज भी ये चीज नहीं सीख पाया कि वो किस तरीके से चाइना के गोद में जाकर के बैठ जाता है और उनके साथ सपोर्ट करने लग जाता है, उनकी मिसाइल्स का प्रयोग करने लग जाता है। उनके मुस्लिम्स के साथ क्या ट्रीटमेंट की है चाइना ने। वैसे ही तिब्बत में आज भी 90% जो है तिब्बतियन पीपल रहते हैं। ओनली 10% हान पीपल्स आर देयर, डायनेस्टी इज देयर। आज आप देखोगे 10 साल के बाद जब ये रेलवे लाइन बन जाएगी तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो तिब्बतन नेटिव पीपल है उनकी पॉपुलेशन घट करके 50% से भी कम हो जाएगी और हान की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी वहां पर। जिस प्रकार इन्होंने जिंगजियांग प्रोविंस में मॉस्क हटा करके नए नए मॉल्स बना दिए, उसी प्रकार ये यहां पर तिब्बत में वहां की मोनास्ट्रीज हटा करके वहां पर अपने मिलिट्री बेसेस बनाने वाले हैं। यह है सच्चाई इस पूरे प्रोजेक्ट की। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जब रेलवे लाइन बिछाई गई है कोई ना कोई तो काम होगा उसका। जो उसका मेन पर्पस है, एक मिलिट्री और दूसरा है लिथियम, रेयर अर्थ्स, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है तिब्बत में बिकॉज वो बहुत हाई लैंड प्लेटू है। और रेलवे इज अ हाईवे फॉर माइनिंग, तो माइनिंग करके उसको रेलवे द्वारा वो रिफाइनरीज तक पहुंचाएंगे और उससे अपनी मिनरल रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पूरा करेंगे और इसी एनर्जी को एक्सपोर्ट, क्योंकि बढ़ते हुए समय के साथ अब हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। हर देश को वैसे भी चाइना की मोनोपोली है, जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं वहां पर चाइना की मोनोपोली है। 60% से ज्यादा मिनरल्स चाइना ही सबको एक्सपोर्ट कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, चाइना का एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा। ऐसी चीज अगर हम ग्लोबल पैरेलल्स में देखें तो यूएसए में देखने को मिली थी कि पैसिफिक रेल रोड 1860s के दौर में क्या हुआ था, जो अमेरिकन वेस्ट बाय पुशिंग आउट नेटिव ट्राइब्स, चाइना इज प्लेइंग द सेम स्टोरी इन द तिब्बत। मैं अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा किस तरीके से यूएसए ने अटलांटिक और पैसिफिक को एक रेल रोड द्वारा कनेक्ट कर दिया था और वहां से चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। वहां की नेटिव पॉपुलेशन खत्म कर दी थी और वहां पर दूसरे लोग आकर के बस गए थे। ये रहा वो पैसिफिक रेल रोड का एग्जाम्पल। आप देखोगे पैसिफिक अटलांटिक, एक तरफ पैसिफिक ओशन है और एक तरफ अटलांटिक ओशन है, और वहां पर वाइट्स की कम्युनिटी आकर के जस्ट ये रेल रोड उन्होंने बिछाया, सेटलमेंट किया, स्टेशंस बनाए और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने लगे और उन्होंने वहां पे नेटिव्स को हटा दिया और वाइट मैन से सेटलमेंट हो गया। बिल्कुल ये ओल्ड प्लेबुक यूज करने जा रहा है चाइना यहाँ पे तिब्बत रीजन में, जो कि इंडिया के लिए एक ग्लोबल प्लेयर का जो स्टेचर होता है कि हम रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। अगर तिब्बत के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तिब्बत ने पहले भी भारत से बहुत बार मदद मांगी है
चाहिए, आज से नहीं 50 साल पहले से। इंडिया को आज तिब्बत के लिए भी खड़ा होना चाहिए, सिर्फ अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, मल्टीपल बॉर्डर इश्यूज भारत को भी हैं, लेकिन तिब्बत की पॉपुलेशन के लिए भी हमें बात करनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल पैरेलल्स अगर हम देखें तो चाइना करता क्या है, यह समझने की बात है। तो देखो, चाइना ने ये मेजर 3 कॉरिडोर्स बनाए, जिसकी वजह से इंडिया को ऑलरेडी समझ में आने लगा कि ये रीजन अभी भी कनेक्टेड नहीं है। जब तक ये रीजन कनेक्टेड नहीं था, ये है इंडिया का मैप, और आप देखोगे यहां पर चाइना वेल कनेक्टेड दिख रहा है। किंगाई तिब्बत रेलवे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे, ओपनड लहासा टू हान माइग्रेशन। अब लहासा कहां पर है, आप देखिए तिब्बत रीजन में है, यहां पर हान माइग्रेशन शुरू हो गई। लहासा में हान माइग्रेशन यहां से शुरू हो जाती है। हान मींस चाइनीज पीपल, और ये काम करना शुरू कर दिया 2006 में ही। सिंचुआन तिब्बत रेलवे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहां से कनेक्ट हो रहा है। सेकंड नंबर सिंचुआन तिब्बत रेलवे टू बी रेडी बाय 2032। ठीक है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को ये चाइना के हार्टलैंड से कनेक्ट करने वाला है, और एक नया प्रोजेक्ट, नया कॉरिडोर जिंगजियांग तिब्बत, जो कि इन्होंने यहां से शुरू करके सिगास्ते के रास्ते से होते हुए लहासा तक ले आएंगे। ये कनेक्टिविटी चाइना करने जा रहा है। सो बेसिकली पूरा का पूरा जो है चाइना अब इंडिया की तरफ एग्रेसिवली आ रहा है और अपने बफर जोन तिब्बत को दबाते हुए आ रहा है। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, इंडिया के लिए क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला बेसिक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अब चाइनीज प्रेजेंस बढ़ जाएगा, अक्साई चेन कॉरिडोर में चाइनीज का होल्ड बढ़ जाएगा, और प्रेशर टैक्टिक्स या वॉर गेम टैक्टिक्स, डेटरेंस टैक्टिक्स चाइना बेटर इंप्लीमेंट कर पाएगा। इंडिया को अब एक नई डॉक्ट्रिन निकालनी पड़ेगी, हिमालयन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। रेलवे जो है बीजिंग का एक नया हथियार बन रहा है हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, जिसका जवाब भारत को देना पड़ेगा। जैसे चाइना ने तिब्बतियन उइगुर अपराइजिंग्स को वहां पे दबा दिया, इंडिया को लगता है कि ऐसे ही इंसर्जेंसी भारत में भी क्रिएट होगी, नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में। वो कुछ ऐसे तत्व को लाएगा जहां से सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि वो सिर्फ वहां पर अपना प्रेजेंस नहीं बना रहा है, वो वहां की डेमोग्राफी को भी चैलेंज कर रहा है, वहां के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से वो इंडिया में भी एंट्री लेगा। अंतर यह है कि जो चाइना में अगर कोई अपराइजिंग हो जाती है तो चाइना उसको दबा देता है। इंडिया जो है पॉलिटिकल नेगोशिएशंस की बात करता है, हम डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिटराइजेशन चाइना का जवाब है, और वहां पर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, लेकिन इंडिया पॉलिटिकल नेगोशिएशन करता है और उसको परस्पर सॉल्व करने की कोशिश करता है। जो 5 कॉरिडोर्स बनाए चाइना ने, किंगहाई, सिंचुआन, गांसू, यूनान एंड जिंगजियांग, तिब्बत जो है अब बच नहीं पाएगा और वो एक मिलिटराइज्ड हाईवे हब बन करके रह जाएगा चाइना का टुवर्ड्स साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया। और चाइना धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन की तरफ बढ़ रहा है, हमें यह भी समझना होगा। चाइना जिस तरीके से बांग्लादेश में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी इंस्टेबिलिटी को लेकर के, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी से 9 डैश लाइन से होते हुए ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में देख रहा है। तो इंडिया को समझना पड़ेगा, अपने नदर्न बॉर्डर्स को भी सिक्योर करना है और हमें इंडियन ओशन रीजन को भी संभाल के रखना है। भारत के जो हिमालयन डिफेंसेस हैं वहां पर रेलवे इनेबल्ड कनेक्टिविटी नहीं है, अभी बहुत मुश्किल से हम श्रीनगर तक रेलवे लाइन ले जा पा रहे हैं। तो इंडिया को अपनी रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। इंडिया का रिस्पांस किस किस तरीके का हो सकता है? सबसे पहला काम है, भारत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा उस एरिया में, और हमारी जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है। रेजुपेव जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं। रेजुपेव टेक्नोलॉजी क्या करती है? एक ऐसी रोड जो -4 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत सही से काम करती है। ओके, ऐसी रोड्स बनाई जा रही हैं। स्ट्रैटेजिक रेल लाइंस इन अरुणाचल एंड लद्दाख, वहां पर प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ताकि वहां की सिविल कम्युनिटीज अगर डेवलप्ड होंगी तो वो हमारी मिलिट्री को भी सपोर्ट करेंगी। एक हिमालयन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लाने की जरूरत है, बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी हम इंडियन ओशन के लिए लेकर आए हैं।
और हमें इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करना पड़ेगा, अपने लद्दाख बॉर्डर्स के लिए भी, अपने अरुणाचल बॉर्डर्स के लिए भी। हमें ईस्टर्न बॉर्डर्स, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स के लिए एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स के लिए भी चाहिए हमें, और इसमें मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेसी, इन तीनों की ज़रूरत होगी। बात को भी करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जवाब नहीं देगा, और मिलिट्री प्रेजेंस को भी बढ़ाना जरूरी है। क्वाड अलायंसेस लेवरेज। इंडिया के ऊपर बार बार ये इल्जाम लगता है कि आप यूएसए के क्लोज हो, जापान के क्लोज हो और ऑस्ट्रेलिया के क्लोज हो, तो इसको, स्ट्रैटेजिक अलायंस को इस्तेमाल करना चाहिए नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इस हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी को इंडिया को जरूर लेना चाहिए वहां से। डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी इन बॉर्डर स्टेट्स, ताकि किसी भी प्रकार का माइग्रेशन रैपिड ना हो, वहां के नेटिव लोगों को हटाया ना जाए वहां से, ये बहुत जरूरी है इंश्योर करना। लाइक लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा बहुत सारे यूथ वहां से जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बनते जा रहे हैं, और एक स्टेबल लाइफ के लिए, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां से माइग्रेशन हो रहा है। तो जब वहां से यूथ हट जाएगा तो वो एरिया कॉन्फ्लिक्ट प्रोन हो जाएगा। डेवलप इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर टू कीप लोकल्स रूटेड ओवर देयर। तो वहां पर इको फ्रेंडली, क्योंकि इको फ्रेजाइल जोन्स हैं वो बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए भारत को, मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक लिंक आ रहा होगा नीचे, आपको करंट अफेयर्स की जो भी नोट्स चाहिए, बहुत अच्छी नोट्स हैं। आपको दिस इज अ 1 रुपी कोर्स वेयर यू कैन एक्सेस करंट अफेयर्स नोट्स बाय मी, एंड आप जरूर उसको लिंक को क्लिक करके एक बार चेक कीजिए उन नोट्स को। एक एमसीक्यू है आपके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इस वीडियो को पॉज करें यहाँ पर, और एमसीक्यू को सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आई लाइक योर आंसर इफ द आंसर इज करेक्ट। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए प्रतिज्ञा बैच, दिस इज 22 अगस्त, आज 2025 को मॉर्निंग बैच है, 8 AM से क्लासेस होंगी। अगर आपने इनरोल नहीं किया है जल्दी से इनरोल कर लो बाय यूजिंग द कोड ART Live। ART Live। किसी को और कोई भी स्टूडेंट को जानकारी चाहिए रिलेटेड टू एग्जाम, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो डायरेक्टली 7303212303। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।